हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश शाह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जनरली आते हैं स्टूडेंट, आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज़। गाउस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक है स्टूडेंट, प्रूफ करना है हमको। ठीक है, कौन सा? कूलाम के नियम को। तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, कूलाम के नियम को लिख दो। तो सब लोग को पता है भाई, पढ़ चुके हैं इसलिए, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मेरा एम है कि मुझे ये लेके आना है और उसमें मुझे हेल्प लेना है गॉस के थ्योरम का। गॉस का थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट? किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मीन्स दैट फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा गॉस का प्रमेय। ओके, ठीक है स्टूडेंट, मैं लिख नहीं रहा, आपको लिखना है, लेकिन क्या लिखते जाओ। माना कि बिंदु O पर एक धनावेश प्लस क्यू स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ओके स्टूडेंट, बिंदु O को केंद्र मानते हुए एवं r त्रिज्या का एक गोला का निर्माण करते हैं। सेम लिखना है जो मैं बोल रहा हूं ना। यह गोला एक गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर होती है। गोला गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है स्टूडेंट बताइएगा? O से P की ओर। ठीक है ना, O से किधर है? P की ओर। चलो मैं ये बना देता हूं, ये लीजिए विद्युत क्षेत्र। सबको दिख रहा है? ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। इस गाउसीय पृष्ठ में एक अल्प पृष्ठ ds लेते हैं। कौन सा स्टूडेंट? ds लेते हैं। और इस ds पृष्ठ का जो दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से? वेरी गुड। अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाली बल रेखाएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो d phi e। ओके, तो d phi e इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा बोलो भाई? ये हो जाएगा e ds cos थीटा। ओके, ये समझ में आ गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, ई डी एस लिख सकते हो, यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हम लोगों का ई डी एस कॉस थीटा। अब ये देखो, ये जो थीटा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच बनने वाली कोण होती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण देखो स्टूडेंट, दोनों एक क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल जब भी होता है तो वहां पे आपका कौन सा एंगल बनता है? 0। ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 0। तो देन डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो भाई? डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ई डी एस, चूंकि कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1। इतना अच्छे से समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। अब सपोज करो कि मुझे पूरे पृष्ठ का गोले का क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। गोले का फ्लक्स या संपूर्ण गोले से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आपका ई डी एस, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। ये तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा फाई ई इज इक्वल टू, सबको पता है ये हो जाएगा ई, और डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी एस क्या है? वो अल्प पृष्ठ का वैल्यू है, सरफेस है। तो पूरे पृष्ठ का, गोले के पूरे पृष्ठ का आपका वैल्यू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर।
सबको अच्छे से समझ में आ गया? यह है इक्वेशन नंबर 1. वी नो दैट व्हाट द गॉसियस थ्योरम इज. गॉसियस थ्योरम इज गाउस के प्रमेय से हम सबको पता है फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये ठीक है, इसी की सहायता से हमको इसका हेल्प लेना है और मुझे ये लाके दिखाना है. तो स्टूडेंट ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई? दोनों को इक्वेट करो ना. ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इतना समझ में आ गया? प्लीज़ किसी भी स्टूडेंट को यदि इसको नोट करना होगा तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसको मिटा रहा हूँ. समझ में आ गया? चलिए तो आगे क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट, आगे हो जाएगा हम लोगों का E इज इक्वल टू, अब मैं E का वैल्यू निकालता हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे. चलो ठीक, यहाँ लिख देता हूँ. E इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखो 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए तो 1 अपान ये देखो 4 पाई, चलो यार देखो इधर देख लो 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना. इसको अगर मैं जमा दूंगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा ये बोलो? 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आता हूँ और क्यू बाई आर स्क्वायर ले गया. वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई. एक्चुअल में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा है? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है. इतना सबको क्लियर है? अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा है क्या यार? ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? उसको मैनेज कर लेना सुन के. नहीं दिख रहा है, चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, इधर लिख देता हूँ. तो क्या हुआ स्टूडेंट, हम लोग का यहाँ से देख लीजिएगा, मुझे E का वैल्यू निकालना है तो E इज इक्वल टू ये देखो 4 पाई को नीचे ले जाता हूँ तो 1 अपान 4 पाई, ठीक है. एप्सिलॉन नॉट नीचे में है तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है. ऊपर में क्यों है तो क्यों, और ये जो है आपका इधर वो उधर जाएगा तो फिर से किस में आ जाएगा? डिवाइडेड बाई में. इक्वेशन नंबर 3. अब सही है, सबको दिख रहा है ना? वेरी गुड. अब देखो माना कि सपोज दैट, माना कि बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है. क्या है? Q नॉट है. अतः उस पर लगने वाला बल स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि ये बिंदु P पर हमारा क्या है? Q नॉट स्थित है. तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? हम सबको पता है भाई क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है स्टूडेंट एकांक आवेश पर लगने वाला बल. सबको पता है ना? तो बल इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा E Q नॉट. इतना समझ में आ गया? वेरी गुड. नेक्स्ट देखिएगा, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट E इज इक्वल टू आपका ये देखो, सॉरी F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू E का वैल्यू रख दीजिए. E का वैल्यू क्या है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. यहाँ Q है तो Q बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है? Q नॉट. तो ये आ गया Q नॉट आ गया. तो दैट इज अ प्रूफ ऑफ कुलॉम्स लॉ. एंड इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिट हो जाता है आपका न्यूटन. बल का यूनिट क्या है भाई? न्यूटन है ना. तो ये हो जाएगा न्यूटन. समझ में आ गया? वेरी गुड. किसी को नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है. अरे यार कपड़ा कहाँ चला जाता है? ठीक है स्टूडेंट, किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है इसका अनुप्रयोग. क्या है? यूसेस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. ठीक है, लिख लेंगे, छोटा सा हेडिंग रहेगा. क्या चीज़? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग. इसमें फर्स्ट जो है स्टूडेंट वो है हमारा अनंत लंबाई के तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. हमको एक्चुअल में पता है सभी में जितना भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है. सॉरी यार ऊपर नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा सा ओके मैनेज कर लीजिएगा आप लोग. तो जितना भी गॉस का अनुप्रयोग है ना, उसमें सब में हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है? इंटेंसिटी ज्ञात करनी रहती है, ठीक है ना. तो सबसे फर्स्ट है हमारा, सुन के लिख लो, अनंत लंबाई के तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. ये अनुप्रयोग है. अनंत लंबाई का तार, समतल चादर है, गोला है, ठीक है. तो ये फर्स्ट है. मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ डायग्राम स्टूडेंट, आपको सुन करके लिखना है. माना कि एक अनंत लंबाई का तार L है, ठीक है, जो एक समान रूप से आवेशित है और
जिसका आवेश घनत्व, मैं बताया था आपको रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है ना, इसलिए बोला था कि आईएमपी है, ठीक है, बेस है। तो इसका एक समान जो है, एक समान आवेश से आवेशित है, जिसका आवेश घनत्व क्या है स्टूडेंट, लेमडा इज इक्वल टू एल क्यू बाई एल। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय चालक में आवेश घनत्व, समझ में आ गया। तो इसमें आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। इससे इसके केंद्र से, कोई अनंत लंबाई का है लेकिन अब उसका केंद्र तो पता नहीं है, बट इसके किसी बिंदु को हम केंद्र मान लेते हैं यहाँ, और इस बिंदु से कोई बिंदु लेकर के उस बिंदु से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। क्या है स्टूडेंट, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिखना है आपको, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O को केंद्र बिंदु R को त्रिज्या लेकर बिंदु O को केंद्र मानकर हम इस L लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये देखो, L लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं, कुछ ऐसा स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। समझ में आ गया। जिसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से कहाँ है, P की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, O से P की ओर है, एवं O से P की ओर है। इतना हो गया। अब सुनिएगा, बेलन एक गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ओके स्टूडेंट, जिसमें कुल 3 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं भाई, 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन सा, ये देखना सब लोग, कौन कौन सा, ये देखिएगा। ये दिख रहा है स्टूडेंट, बेलन में आपका 3 ही पृष्ठ होता है। 2 वृत्तीय पृष्ठ मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे या पुराने भी स्टूडेंट होंगे और कंप्लीट नहीं देखते तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर और स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो, तब समझ में आता है चीज़ें। मैं आवेश घनत्व तो पहले की वीडियो में पढ़ाया हूँ। बेलन में कितनी पृष्ठ होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ, हालांकि मैं भी बताता हूँ, बट आपको ज़्यादा हेल्प होगा जब आप डेली रेगुलर बेस में आप वीडियो देखोगे। तो स्टूडेंट, बेलन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये चौक ही ले लिया। ये देखो चौक, तो ये चौक एक बेलन है, सिलेंडर है, सिलेंडर शेप है। इसमें ऊपर में एक पृष्ठ दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं वृत्तीय पृष्ठ, नीचे में एक पृष्ठ दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम वृत्तीय पृष्ठ, और ये जो दिख रहा है आपको राउंड शेप में, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ। समझ में आ गया। तो यहाँ टोटल कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ है। S1 वृत्तीय पृष्ठ, S2 वृत्तीय पृष्ठ, एंड ये जो दिख रहा है स्टूडेंट, ये है हमारा S3 वक्र पृष्ठ। इतना सबको क्लियर हो गया। S1 एंड S2 वृत्तीय पृष्ठ, S3 वक्र पृष्ठ। अब ये देखो मेरे भाई स्टूडेंट, सब लोग इधर देखो, इसकी दिशा, इस पृष्ठ की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर है। इस पृष्ठ की दिशा क्या है, S1 की नीचे की ओर है। इसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर है। और इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा है बाहर की ओर, इस प्रकार S3 की दिशा। ये चीज समझ में आ गया। अतः बेलन से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हम लोगों का फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। और φ1 φ2 φ3 क्या है, φ1 आपका वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स है, φ2 S2 से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, φ3 S3 से। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है φ1 φ2 φ3 का। तो φ1 कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखो। φ1 मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, φ1 का भाग ले लेता हूँ, ठीक है ना, छोटा सा। तो φ1
इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, सॉरी d∅1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ सीधा मैं, EDS, सबको पता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अगर मैं स्केलर क्वांटिटी में अगर हटाऊंगा डॉट प्रोडक्ट को तो ये हो जाता है EDS cos थीटा। अब ये देखो मेरे भाई, ये जो ∅1 है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्यों 0 होता है? चूंकि आपका थीटा इज इक्वल टू है 90। कैसे? इधर देखो, इतना आसान है ये जो है आपका पृष्ठ, वो इसके साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। कितना एंगल बना रहा है? 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90। और cos 90 इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 0। तो 0 का फिर EDS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली ∅2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हो। ∅2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों? ये जो वाला पृष्ठ है हमारा, वह भी आपका वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या एंगल बना रहा है? 90। तो 90 बना रहा है, इसलिए ∅2 भी क्या हो जाएगा? 0। इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। अब देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या चीज देखेंगे? इधर देखो, अब मुझे निकालना है ∅3। तो स्टूडेंट मैं छोटे से पृष्ठ का, जो वक्र पृष्ठ है पूरा, उसका छोटा सा भाग ले लेता हूं। ये भाग ले लिया, तो d∅3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा EDS3। चीज को समझना, EDS3 दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट वी नो दैट व्हाट, क्या होता है इसका? EDS cos थीटा। ठीक है ना? तो अब इसका इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन d∅3 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का EDS cos थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ये देखो, जो S3 है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 एंगल बना रहा है। तो 0 एंगल जब बनाएगा तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड भाई। अब देखो ∅3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E को मैं निकाल देता हूं बाहर, DS, क्या? DS। ओके, चलो थोड़ा सा मैं इधर मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना होगा ऊपर का तो नोट कर सकते हो। यहां तक ठीक है ना? अब देखो क्या चीज, ये DS क्या है? छोटे से हिस्सा है, और इंटीग्रेशन हो गया, मतलब अब पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको, पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको जनरली याद होगा, 2πrl होता है, 2πrl। और नहीं तो मैं बता रहा हूं, उसको सुनना और समझना। कोई भी बेलन जो होता है, बेलन, इसको अगर मैं बीच से काट दूंगा, बीच से, जैसे कि सपोज मेरे पास एक पेज, मैं पेज देखता हूं स्टूडेंट, अगर मिल गया तो, ये मेरे पास एक पेज है। एक्चुअल में ये क्या है ये बताओ मुझे, एक्चुअल में ये क्या है ये मुझे बता दो आप। व्हाट इज दिस? इट इज अ सिलेंडर। सिलेंडर है कि नहीं है भाई? सिलेंडर है कि नहीं है? वेरी गुड, है ना? सिलेंडर है ना? अब क्या कर रहा हूं मैं? सिलेंडर को बीच से क्या कर रहा हूं? बीच से काट दे रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? एक आयत मिलेगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। बट इसका लंबाई और चौड़ाई क्या है वो समझो आप। क्या है लंबाई और चौड़ाई? तो ये देखो कैसे निकालना है। लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई वही हो जाएगी जो बेलन की लंबाई है, और बेलन की लंबाई क्या है हमारा? L। वो अनंत लंबाई का ये तार है ना, अनंत लंबाई, जिसका लंबाई L माने हैं हम लोग, कैपिटल L। इस बेलन की लंबाई क्या है? L है। तो लंबाई तो मिल गई, चौड़ाई क्या है इस चीज का? तो चौड़ाई को जानने के लिए आप क्या करो, इस बेलन का फ्रंट देखो। एक्चुअल में जो बेलन का कोई, किसी भी बेलन का फ्रंट जो होता है वह एक वृत्त होता है कि नहीं होता है? और इसी को जब मैं काटता हूँ, वृत्त को ऐसा काट दे रहा हूँ, तो वही इसकी क्या बन जा रही है? चौड़ाई। तो वृत्त का क्या चीज़ है ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, वो वृत्त का क्या चीज़ है? वो एक्चुअल में वृत्त का क्या है? सरकमफेरेंस है। क्या है? सरकमफेरेंस है, परिधि है, परिमाप है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है। तो इसको मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा? इस प्रकार का ये एक आयत बन जाएगा, और इसका मान है 2πr, और इसका मान है L। तो आयत का फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2πrl ये है बेलन का हमारा एरिया, क्षेत्रफल। तो ds के जगह में अब मैं क्या रख दूंगा? ∅3 इज इक्वल टू हो जाएगा E2πrl। इतना अच्छे से सबको समझ में आ गया? कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि नहीं है? अब क्या करो,
अब क्या करो, इस वैल्यू को रख दो कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 पे। ये देखो भाई, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस e2πr l आ गया। देन हम इसको और लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू e2πr l। इतना हो गया इक्वेशन नंबर 5। हम सबको पता है गाउस का प्रमेय। क्या है गाउस का प्रमेय? गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से क्या होता है गाउस का प्रमेय? गाउस का प्रमेय होता है स्टूडेंट Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 6। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो दोनों को। अब कहाँ बनाऊँ मैं, अब कहाँ बनाऊँ जी? किसी को नोट करना होगा, लास्ट में आप फिर से वीडियो को देख लिया करो। समझ में आ रहा है? एक बार पूरा समझा करो, फिर नोट करना रहता है ना, तो एक बार फिर से रिवाइज किया करो उसको। और जहाँ जहाँ पे मिटाने वाला रहता हूँ उसको रोक करके 5 सेकंड 10 सेकंड पहले रोक करके नोट किया करो। इसको मिटा रहा हूँ, अब इसका काम खत्म हो गया है। दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 5 and 6। तो क्या हो जाएगा ये देखो, e2πrl इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों का 1 अपान, इसको जब मैं पूरा, मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अनुप्रयोग में जितना भी अनुप्रयोग है सब में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है। तो आप क्या करो, 2πrl को उधर भेज दो, तो 2πrl और है स्टूडेंट Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना सबको क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? अब देखो, अब देखो क्या चीज़ है, मुझे पता है, आप भी जानते हो क्या, रैखिक आवेश घनत्व क्या है? रैखिक आवेश घनत्व एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट, Q इज इक्वल टू लिख सकता हूँ लैम्डा L। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 2πrl, ठीक है। और Q के जगह मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा L और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। बेलन को मिटा देता हूं मैं, ये इधर मिटा देता हूं। चलो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, 1 अपान 2π, ठीक है, 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाओ, 2π एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, और बच जाएगा लेम्डा डिवाइडेड बाई R। L से L क्या काट दिया मैं, एप्सिलॉन नॉट को R के जगह में ले आया, R को एप्सिलॉन नॉट के जगह में लेके चला गया, क्योंकि दोनों यार मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम को। तो ये आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? नहीं याद आता ना, तो एक काम किया करो ऐसे, हम सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है एकांक आवेश जितने बलों का अनुभव करता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। कंसेप्ट इज क्लियर? ओके, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना होगा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम एक लास्ट, आज के क्लास लास्ट क्या देखेंगे, अनंत समतल चादर के कारण, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप ऐसे सुन के लिख लो, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि, सुनते जाना, ठीक है, मैं चित्र बना रहा हूं। माना कि ABCD एक अनंत समतल चादर है, ABCD एक अनंत समतल चादर है, जिसके प्रत्येक स्थान पर एक समान आवेश प्लस Q आवेश से आवेशित है, जिसको मैं प्लस साइन से शो कर देता हूं, प्लस Q आवेश से आवेशित है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट सुनिएगा, एक समान आवेश से आवेशित है। माना कि इस पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु है, कहाँ है? केंद्र पर एक बिंदु है। इस बिंदु से R दूरी पर, इस बिंदु से R दूरी पर, सुनते जाना, R दूरी पर, इस बिंदु से R दूरी पर
एक बिंदु P है, क्या है P, एवं इस बिंदु O से R दूरी पर विपरीत दिशा में एक और बिंदु है, ले लिया मैं, एक और बिंदु ले लिया, वो है P डैश। इतना सबको समझ में आ गया। अब क्या कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा। O को केंद्र मानकर आपका 2R लंबाई का एक हम बेलन की रचना करते हैं। इधर देखिए सब लोग, 2R लंबाई के एक बेलन की रचना करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? तुम लोग बोलते नहीं हो यार, हैं? बोला करो, कहाँ? कमेंट बॉक्स पे, ठीक है? जिस किसी को समझ में नहीं आता, जिस किसी को भी शिकवा शिकायत, ठीक है, जो भी रहता है उसको आप कहाँ कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट किया करो कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कि ये प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है? आपके लिए मैं जो बन पड़ेगा मुझसे मैं करूँगा। समझ में आ रहा है? नोट चाहिए रहेगा तो नोट, या समझ में नहीं आ रहेगा तो कुछ जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा आपके लिए। एक बेलन की हम रचना कर दिए स्टूडेंट, ये हो गया। इस बेलन में आपका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह O से OP डैश की दिशा में है, मतलब एक हमारा इस दिशा में हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरा बिंदु O से OP की दिशा में है, OP डैश की दिशा में, OP की दिशा में, मतलब इधर दोनों क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इधर देखिएगा, समतल चादर ABCD में पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। स्टूडेंट देखो भाई, अगर कोई रेखा के रूप में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आवेश घनत्व रेखीय, और जब पृष्ठ के फॉर्म में है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। और सबको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम शो करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट एकांक क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल को आप एस से शो करो चाहे ए से शो करो, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, यही है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा है, सिग्मा है। इतना समझ में आ गया? बेलन में कुल 3 पृष्ठ है, कुल 3 पृष्ठ है, 3 पृष्ठ है। कौन कौन सा बोल दो जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन सा पृष्ठ है? पहला इधर देखो मेरी ओर, S1 वृत्तीय पृष्ठ जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, दूसरा S2 जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि यहाँ से डिवाइड है ना, वैद्युत क्षेत्र उधर भी है इधर भी है, डायरेक्शन इधर भी है उधर भी है। ओके, तीसरा वक्र पृष्ठ ये, और ये क्या है स्टूडेंट आपका, ये देखो लंबवत है, ठीक है। तो बेलन में कुल 3 पृष्ठ है, S1 एवं S2 वृत्तीय, और S3 क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। समझ में आ गया? अतः कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? कुल वैद्युत फ्लक्स बता दो जल्दी से। फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। समझ में आ गया? चलो देखते हैं φ1 इज इक्वल टू, देन d φ1 इज इक्वल टू, वी नो दैट स्टूडेंट व्हाट, EDS1 होता है, जिसको जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये हो जाता है हमारा EDS cos थीटा। अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र के साथ, ये वाला जो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या बना रहा है, पैरेलल है, मतलब जीरो एंगल। तो जीरो एंगल जब बनाएगा भाई तो ये क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा EDS, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0। कंसेप्ट क्लियर? E को मैं निकाल देता हूँ बाहर, अब ये हो जाएगा φ1, समाकलन कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका ये जो हो जाएगा E बाहर निकल जाएगा, और DS, तो DS क्या है स्टूडेंट, इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब उसके जगह में आप या तो उसका क्षेत्रफल रख दीजिए, सॉरी यहाँ का जो है क्षेत्रफल है, अब चाहो तो उसके जगह में आप क्षेत्रफल रख दो, या आप लिख सकते हो एरिया। समझ में आ रहा है? एरिया, या आप क्या लिख सकते हो, πr², वृत्तीय पृष्ठ का
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वृत्त का। मैं एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं लिख करके क्या लिख दिया, मैं ए लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इधर देख लीजिए थोड़ा सा और, फिर उसको मिटाता हूँ मैं। फाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई 2 का वैल्यू सेम आएगा स्टूडेंट ई ए, सेम आएगा क्योंकि उनकी लंबाई बराबर है। समझ में आ रहा है, लंबाई क्या है, बराबर है, और उसका अपना उधर वैद्युत क्षेत्र है, इसका अपना इधर अपना वैद्युत क्षेत्र है, और दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। 180 नहीं है, समांतर है। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? देखो इधर देख लो, चलो एक बिंदु से ना इधर और इधर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ जो पृष्ठ है उसका भी दिशा इधर है, और यहाँ जो पृष्ठ है उसका दिशा इधर है। तो ये जो पृष्ठ है इसके साथ समांतर है, ये पृष्ठ इसके साथ समांतर है। सपोज दैट कि ये क्या होता कि केवल इसका दिशा एक ही होता, तो ये तो समांतर हो जाता, एंगल बन जाता थीटा इज इक्वल टू 0, बट यहाँ एंगल क्या बनता पता है, 180 बनता। अगर ऐसा होता तो सपोज करो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में है, तब हमारा 180 बनता ये वाला, बट इधर भी वैद्युत क्षेत्र है, उधर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसलिए 0 0 बनाएगा। तो सेम मैं सॉल्व करूंगा, उससे अच्छा मैं क्या लिख दिया, सिमिलरली। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तीसरा निकालेंगे हम लोग, फाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो वाला वक्र पृष्ठ है वो क्या बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ई डी एस मल्टीप्लाई 0, चूंकि कॉस 90 इज इक्वल टू 0। इतना अच्छे से समझ में आ गया सबको? तो ये फाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। किसी को नोट करना होगा तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चित्र को अच्छे से बनाया करो आप लोग कॉपी में, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है ना वो आपके चित्र को सबसे पहले, भाई कहाँ ध्यान जाएगा, आप खुद सोचो यार। आप मुझे अभी ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, सबका जो है यहाँ पे होगा निगाह, चित्र में सबसे पहले हमारा दिमाग जाता है। जिसका मैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि हम बोर्ड एग्जाम कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम क्या यार, कोई भी एग्जाम कैसे लिखें, ठीक है, क्या चीज़ उसमें डेकोरेट करें, कैसे लिखें, टाइम कैसे मैनेज करें, सब चीज़ बताऊंगा आपको। स्टूडेंट तो मैं इसके ऊपर को मिटा रहा हूं, ठीक है ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब ये देखो यहां तक देख लो। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों वैल्यूज को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का ई ए प्लस 0। देन स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूं 2EA, लिखा जा सकता है 2EA। अब गाउस के प्रमेय से, क्योंकि मुझे गाउस का अनुप्रयोग है तो गाउस के प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, प्रमेय से। तो गाउस के प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2E, इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, चलो यार तुम लोग तो कुछ करते हो नहीं, ठीक है ना, 3 4 एंड 5, ये 6 आ गया। दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा, 5 एंड 6 को कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या बोलो, 2EA इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू, ये देखो भाई क्या चीज़, 1/, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ई तो यहीं पर रहेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। ये क्यू है, ए को इसके बट्टे में ले गया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया। इतना समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। थोड़ा सा मुझे और मिटाना पड़ेगा, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है अब इसका। अब स्टूडेंट इधर आपको कुछ दिख रहा है, दिख तो मुझे भी रहा है, दिख आपको भी रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, तो सुन लो यार क्या दिख रहा है। ये देखो, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। ये देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ चीज़, क्यू बाई ए के जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, सिग्मा। तो आ जाएगा स्टूडेंट ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इस डेरिवेशन का। ओके, और सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है ना, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा और मिल भी रहा है, स्टार्ट हो गया है रेगुलर क्लासेस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।